करता हूं आपको, एक सेकंड रोको। आपने बोला दलाल, आपने बोला आप एक सेकंड, आपने बोला, आपने जनाब बोला कि दलाल जो है वो अभद्र भाषा नहीं, यही बोला ना आपने, दलाल अभद्र भाषा नहीं है। परिवार में किसी सदस्य को बोलेंगे ये दलाल इधर आओ, बोलते हो आप? नहीं सर, मैं नहीं बोला तो बताइए, अगर आप अपने परिवार में ऐसी भाषा बोलते हैं। इमाम हुसैन आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए, आप दलाल कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, किस चीज के गद्दार हैं ये? देश के गद्दार हैं सर? जिस तरह उन लोगों ने गद्दारी की थी इसी तरह ये किससे गद्दारी करी थी? तो इनका पता नहीं है किस साइड से आ जाए, कौन सी बात करने लगे। ये अपनी बात कर रहे हैं, सुबुई खान है तो इनको आपकी तरफ की बात। आपका नाम क्या है? मेरी बात, मैं तो राणा हूं सर, मैं तो चौहान हूं। क्या नाम है आपका? मैं तो राजपूत हूं। अरे नाम छोड़िए ना, मैं चौहान हूं। अरे नाम तो बताइए आप उसे छोड़िए ना। क्यों नाम से क्या करना है? क्यों नहीं नाम बताएंगे आप? नाम अच्छा नहीं लग रहा आपको? अपना नाम क्यों नहीं बताएंगे आप? और अगर अभी आईडी चेक कर ली जाएगी तो कहेंगे देखिए देखिए आप हमारे स्टूडियो में बैठे, आप अपना नाम भी नहीं बताएंगे। उवैस राणा नाम है सर मेरा। अब ये आप मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी। सर मैं एक सवाल, अच्छा ठीक है, आपने सवाल आपके अब मैंने हो गया। अब बैठिए बोलिए सुबह, अब अपनी बात बोलिए। और मैं माफी चाहता हूं कि हमारे स्टूडियो में आपको इस तरह की भाषा बोली। आप क्यों माफी चाहेंगे अमीश? देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेफिनेटली सबका अपना एक व्यू पॉइंट है। इन्होंने जो बोला वो इनके संस्कार थे, मैं अपने संस्कार के हिसाब से। थैंक यू। देखिए आप जवाब दे रही हूं मेरे भाई। ना इमाम हुसैन का आपने जिक्र किया, मैंने अभी सवाल किया कि प्रॉफिट मोहम्मद की नस्लों के साथ जिन्होंने अत्याचार किया वो सारे मुसलमान थे। प्रॉफिट को जिन्होंने अपमानित किया वो सारे मुसलमान थे। इस्लामिक स्टेट में मुसलमान को जो मार रहे हैं सारे मुसलमान हैं। सवाल है पूरा पैनलिस्ट से, जैसे कि हम लोगों का सेकुलरिज्म नेशन है, तो जब रामनवमी के इस अवसर पे ऐसा एक चीज़ हुआ तो उधर इंसान को इंसान के हिसाब से नहीं देख के क्यों राजनीति से लिंक किया जा रहा है? क्यों हिंदू मुसलमान को ये ऐसे करके दिखाया जा रहा है? मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इक्वल स्टेट में सबको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इक्वल स्टेट में क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? गौरव भाटिया, देखिए मेरे भाई ने जो बात कही, 3 तथ्य भारत में बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। पहला, गंगा जमनी तहजीब इधर से आता है। गंगा जमनी ये कब तक है? जब अगर रमजान में या ताजिया जा रहे हो और मंदिर बंद हो जाए तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर मस्जिद के बाहर कोई रामनवमी बना ले तो पत्थर मारो, तब गंगा जमनी तहजीब नहीं है। दूसरा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मेरे भाई, लेकिन अगर मुस्लिम आतंकवादी निकले और सजा हो जाए, अफजल गुरु, याकूब मेमन, तो ये लोग कूदने लगते हैं, भैया देखो धर्म को मेरे खतरा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया। पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तब तक है जब तक मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक है। जब बहुसंख्यक हो जाते हैं तो इस्लामिक मुल्क और निजाम मुस्तफा अच्छा है। ये 3 तथ्य हैं, इसीलिए भारत अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है, इनकी पॉलिटिक्स को भी और इनको भी। मेरा एक प्रश्न है कि भारत में चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ दंगा हो जाते हैं, लेकिन अन्य किसी भी धार्मिक कार्य होते हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय कार्य होते हैं, कुछ नहीं होता है भारत में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होता रहेगा? मेरा सबसे प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग दे दीजिए। जी, ये जो सबने वाला है ना, इसमें सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। चलिए शादाब चौहान आप बोलिए। मैं बता रहा हूं, ये आपका जो सवाल है मेरे भाई, ये इस देश की जरूरत है कि जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, जब तक हम अमेरिका और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। डेप्सोंग में चाइना कब्जा करके बैठा। सेकंड पॉइंट, लेट मी कंप्लीट कर, सुन लिया। अरे प्रश्न आपने बोला कि सब एक हो जाएंगे तब तक ये मतलब कि नहीं होगा। एक कब होंगे? जब केवल हिंदू पिटता रहेगा, हिंदू लुटता रहेगा, हिंदू मरता रहेगा, कैसे एक होंगे? इनके सरस्वती पूजा हो, झारखंड में रुपेश मारा गया, बंगाल में अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसे मारा गया। जवाब सुनेंगे आप? अभी रामनवमी हुआ, 8 जगह दंगे हुए, कब जवाब कैसे होगा? जी आपका सवाल हुआ। आप एक काम करिए, आरएसएस की एक बुक है बंच ऑफ थॉट, उसको आप पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद ये रियलाइज करिए, सुन लीजिए, आप ये रियलाइज करिए कि जो मस्जिद पर जो झंडा लगाने वाले लोग हैं, कभी सुना? पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस भी रही, भाजपा भी रही, कि किसी मुसलमान ने मंदिर में जाकर झंडा लगाया? अगर लगाया है हम उसका कंडम करेंगे, लेकिन कोई कंडम किया? जो नहीं राम का वो हराम का, राम राम कहना पड़ेगा, टोपी वाले को राम बोलना पड़ेगा। ये क्या नारे लगाए जा रहे हैं? इससे मोहब्बत पैदा होगी? एक मिनट नहीं, ये कह रहे झंडा कहां बनाया बताओ? हर जगह, कहां? नाम बताओ। अरे भैया नाम बताओ, अदालत है ना, आप अदालत है, जाइए अदालत को। आप जिस दुकान से पढ़ के आए ना उसमें मान्यता नहीं है। आप जहां पढ़ते हैं वो मान्यता नहीं है, वहां रावण रूपी राज है जिसको आचार्य लगा रहे हैं। अच्छी काम अपनी बात। आचार्य भी खराब है, मैं भी खराब हूं, हम दोनों देशद्रोही हैं। सिर्फ एक देशभक्त है, वहां पे नरेंद्र मोदी है। अभी कश्मीर में मस्जिद
नमाज वहां पे फिर से स्वीकृति दी गई, वहां से नारे लगाए गए आजादी चाहिए मस्जिद से। ये मस्जिद है या आतंकवादियों का अड्डा, ये बताइए। चलेंगे चलेंगे, बोलिए। देश के खिलाफ, देश के खिलाफ अब जवाब सुनिए, मैं सुनूंगा। अब वो मुझे उम्मीद है कि वही तालियां दोबारा बजेंगी अगर इक्वल है तो। अगर कोई मस्जिद में खड़े रह करके हमारे देश के विभाजन की बात करता है तब उसको कंडम करते हैं। हम लोग सावरकर का समर्थन नहीं करते, सुनो शताब्दीन, कुतुब मीनार वहां पे सावरकर एंड कसाब, हाँ इक्वल है मेरे लिए इक्वल है। नहीं नहीं अब जो आपकी मर्जी है मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दोनों सावरकर देश प्रेमी था, उसने भी मेरे सावरकर देश प्रेमी था, सावरकर गद्दार था। नहीं, ये गद्दार था, ये बहुत गलत बात आप कर रहे हैं। माफी मांगा अंग्रेजों से। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं बिल्कुल जो सावरकर को नहीं समझा वो हिंदुस्तान को नहीं समझा। कोर्ट के वकील खड़े हैं, केस बुक करिए मेरे खिलाफ। सावरकर जी के लिए ये जो कह रहे हैं ना, उनके पैरों की धूल नहीं है, हम पैरों की धूल नहीं चाहते, हम सावरकर जी के लिए वीर अब्दुल हमीद की धूल है। सुनो हाँ वीर अब्दुल हमीद वाले शादाब चौहान जी को एक हफ्ते के लिए अंडमान निकोबार सजाए काला पानी पैक करके भेजिए। सोनिया मुस्कुराइए मत। मेरा सवाल है सभी पैनलिस्ट से, सभी मत एक से पूछिए। नहीं सभी से ही, अच्छा, सभी खड़े हैं। मेरा सवाल सर इसलिए है सभी से कि यहां आके जिस तरह की डिबेट होती है, गंदगी पे जब आप बरछी टंडी मारोगे तो दूर तक फैलेगी। मेरे देश में हर राजनीतिक पार्टियां यही करती हैं कि वो गंदगी को उछालती हैं, ना कि उसको दबाती हैं, ना उसमें इंसाफ का। क्या गंदगी क्या है? गंदगी जो दंगे होते हैं, वो मुस्लिम की तरफ से हो, वो हिंदू की तरफ से, जो भी राइट्स होते हैं, सरकार का काम होता है, जो सरकार होती है देश में, कि उस दंगे को उसे कंडेम करे और जो कर रहे हैं उनको सजाए दे, भले वो हिंदू या मुस्लिम। मतलब उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं उस पे बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं दिखाया जाना चाहिए। यहां सिर्फ दिखाया जाता है, काम नहीं होता, ये सच्चाई अच्छा है। मतलब दिखाना नहीं चाहिए आपको लगता है? उसको खत्म करना चाहिए, खत्म दिखाना नहीं चाहिए। जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, दिखाया नहीं गया, वैसे ही चुप हो जाना चाहिए। चुप नहीं। देखिए भाई साहब, आपकी फीलिंग्स का मैं पूरा सम्मान करती हूं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब के चक्कर में आप गंदगी को ब्रश अंडर द कारपेट यानी कालीन के नीचे गंदगी नहीं कर सकते। आपको एक बार कालीन उठा के वो गंदगी देखनी पड़ेगी, उसको साफ करना पड़ेगा। अभी एक भाई साहब ने मॉब लिंचिंग की बात करी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कहती हूं, मैं कहती हूं किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अपराध होता है गलत है, और आईपीसी की धाराओं के तहत सजा भी दी जाती है, जेल में भी डाला जाता है। लेकिन देश को लिंचिस्तान बोल देना, उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे देना, क्या इस देश में मुसलमान गृह मंत्री नहीं रहे, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं रहे, क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं रहे, बॉलीवुड पे मुसलमानों ने राज नहीं किया, या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे? इस पैनल में भी 2 मुसलमान बैठे। मुझे लगता है कि आज सोल्यूशन पे बात करनी बड़ी आवश्यक है और उसकी बात होनी चाहिए। क्या सोल्यूशन है? क्या बुलडोजर चलाना सोल्यूशन है? क्या सख्त कानून सोल्यूशन है? क्या माहौल बिगाड़ने के पैटर्न को ध्वस्त करना बड़ा जरूरी है? क्या बुलडोजर वाली इंस्टेंट कार्रवाई जरूरी है? क्या वही एक नतीजा हो सकता है, वही एक सोल्यूशन हो सकता है? मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग रिएक्शन दें और बताएं क्या ये बुलडोजर वाली पॉलिसी जरूरी है। क्विकली एक आप बताइए। जी बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपको क्या लगता है? नहीं सर, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सर कुछ कह रहे थे बुलडोजर वाला। कि मैं ये कह रहा हूं कि दंगाई कोई भी हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है लेकिन साथ में ये भी है बुलडोजर कि ठीक है, मतलब नहीं कोई भी सख्त कार्रवाई हो, ये कानून का काम है, सरकार का काम है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आतंकवादियों को छोड़कर कंधा रहा है ये देश प्रेमी, और जिन्होंने इंदिरा गांधी की शहादत दी वो देशद्रोही। और सुनिए, हाँ सुनाइए, बुरहान वानी को, आतंकवादियों को जो शहीद कहने वाली महबूबा मुफ्ती उसे मुख्यमंत्री बनाए, जिन्होंने ये देश प्रेमी, और जिन्होंने राजीव गांधी की लाश के टुकड़े भी ने, वो देश के गद्दार। और दूसरा सुनिए, राम के नाम पर सत्ता में आए आप, ये राम भक्त, और जिन्होंने राम का ताला खुलवाया, जिन्होंने राम का शिलान्यास कराया राम मंदिर का, वो राम के खिलाफ। भगवान राम काल्पनिक है, कांग्रेस पार्टी। हिंदू लड़के लड़कियां मंदिर में छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी। और यहां पे आचार्य जी हैं, इन्होंने कहा राम मंदिर आपका तो सारा दारोमदार राहुल गांधी पे। अरे चलिए आप अच्छा आचार्य पे राहुल गांधी पर, आचार्य पे आ जाते हैं। राहुल गांधी बेचारे क्या गुनाह कर रहे हैं? ये देखिए गलत। अब आचार्य जैसे ही शोभा नहीं देता है। अरे आपको भी शोभा नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी के आचार्य जी ने राम मंदिर फैसले पे क्या कहा था मैं बता दूं। इन्होंने कहा था यदि फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता
तो ये जो है मानते नहीं इसे, ये हिंदुओं के लिए कह रहे हो। और उसके अलावा ये वो हैं आचार्य जी, ये बात कुछ करते करते कुछ है। इन्होंने कहा जैसे बीजेपी झूठी पार्टी वैसे इनका टीका झूठा। और देखिए ये तस्वीर जो है लाखों की है, खुद जाके छुप छुप के टीका लगा लिया। ये है, ये आचार्य जी देश को कह रहे हैं झूठा टीका, खुद जाके टीका लगा रहे हैं। सभी ने लगवाया ना, ये आप ही की तस्वीर है। अरे देखा आपने। कई लिबरल लोगों ने ये कहा है कि हिंदुओं को मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए जुलूस निकालने के लिए, तो क्या अब अपने भारत में हमें हिंदू और मुसलमान एरिया देख के जाना पड़ेगा? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। ये सुबुई खान और शदाब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सेकुलर भारत के अंदर, वो सेकुलर भारत जिसको वो सेकुलर शब्द जब 1975 की इमरजेंसी लगी, आप लोग यहां पर हो, व्यूअर्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो सेकुलर शब्द कब आया। इस देश के अंदर कहा जाता है ना इमरजेंसी लगा दी गई है। देखिए मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। असल में इमरजेंसी क्या होती है वो 1975 से 77 के दौरान पता लगा था, जब 1975 में विपक्ष के तमाम बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जेल में बंद थे। तब इस देश के अंदर सेकुलरिज्म नाम का शब्द इस देश के संविधान में डाला गया था, जब सब लोग जेलों में बंद थे। यह होता है। और उस सेकुलर भारत में सुबुई खान, आपका जो सवाल है मैं लेके जाता हूं सुबुई खान के बाद, उस सेकुलर भारत के अंदर मुस्लिम इलाका है जी, और उन मुस्लिम इलाकों के अंदर हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती जी। और कई इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस बात को बोला कि क्या करना चाहिए लोग मुस्लिम इलाकों में। अगर सेक्युलर कंट्री है, मुसलमान इलाका या मुसलमान मोहल्ला क्या होता है? यही है इस्लामिक स्टेट। पहले इलाका मुसलमानी होता है, उसके बाद प्रदेश मुसलमानी होता है, फिर देश मुसलमानी हो जाते हैं, देश को विभाजन करके एक अलग इस्लामिक स्टेट बन जाती है। उसी चीज को हम निप इन द बड करने के लिए बार बार ही डिबेट्स करते हैं कि द्विराष्ट्रवाद इस देश में क्यों चलता है। अगर आप भारत माता के पुत्र और पुत्री हैं तो आप पहले बात तो ये मानिए कि आप अल्पसंख्यक नहीं है मेरे भाई। 30 करोड़ मुसलमान है भारत में। किसी भी यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से 30 करोड़ लोग अल्पसंख्यक नहीं होते। आप देश में रहते हुए अपने आप को जब अलग मानते हैं, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है अमीर, और हमें उस समस्या का समाधान भी नहीं मिलेगा। ये कौन सा इलाका है? ये मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है, सिख इलाका है, ईसाई इलाका है? ये बड़े इलाके बांटे जा रहे थे, ये कौन सा इलाका? ये अभी कोई टोपी वाला सब्जी बेचने आएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका है, तुरंत पता चल जाएगा। अभी जब आई कार्ड देखा जाएगा, बोले डंडा लेकर जाना पड़ेगा तुझे, यहां से पता चल जाएगा। जब मुरादाबाद में कोई घर खरीदेगा तुरंत पता चल जाएगा कौन सा इलाका। तो मेरी बहन ने जो सवाल किया उसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। जो बहन ने सवाल किया कि ये हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में हिंदू यात्रा क्यों नहीं निकाल सकते? अरे बिल्कुल निकाल सकते मेरी बहन, लेकिन जब वहां निकाली तो पत्थर से कंप्लीट करने, निकाली तो पत्थर से लगाए जाएंगे, क्या कंप्लीट करेंगे? हराम का नारा लगाना पड़ेगा। जब मस्जिद में घुसकर झंडा लगाया जाएगा तब वो गलत होगा, वरना आर्टिकल 19(1)D कहता है हर हिंदुस्तानी जहां चाहे वहां जा सकता है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, शायद आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन सच्चाई पर आधारित फिल्म थी। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ, तब भी ये देश चुप रहा। आज जब रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाया जा रहा है, तब भी उम्मीद की जाती है कि चुप रहा जाए, इससे हिंदू मुसलमान होता है। मेरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान तो 1947 में हो गया था, जब इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर हो गया था। इस देश के अंदर तो हिंदू मुसलमान तब हो गया था जब कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकालने के लिए आह्वान कश्मीर की मस्जिदों से हुआ था। कहा था कि तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर। इस देश में तो हिंदू मुसलमान तब था, नरेंद्र मोदी तो नहीं था ना तब शासन के अंदर। हिंदू मुसलमान नहीं था ना नरेंद्र मोदी तो शासन के अंदर। ये गलतफहमी। मैं बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी मोहरा हो सकता है आपके लिए। महासभा ने बंटवारा करवाया, ये मतलब ये बंटवारा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, वक्त आ गया है, सच चाहे कड़वा हो, उस सच को बोलने का अब वक्त आ गया है। क्या आपको लगता है यह देश तभी तक सेकुलर है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है? अब मैं एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धर्म का जो मूल मंत्र है वो शांति है। यदि किसी देश के अंदर या किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में अगर शांति नहीं है तो उसके लिए सब धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है गौरव भाटिया जी से भी और शादाब साहब से भी, सुबुई जी से भी और इस देश के तमाम लोगों से कि हिंदू चाहते हैं कि उनकी आस्था का सम्मान हो, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे कि वो दूसरों के अकीदे का एहतराम भी करें। गौरव भाटिया, सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहिए। बिल्कुल।
देखिए, एक भाई ने पूछा था कि अमन शांति कैसे रहेगी, यही सवाल था। मैं एक ही लाइन में अर्ज कर दूं, ये अमन शांति तभी रहेगी जब आप रोहिंग्या के लिए नहीं रोएंगे, आप कश्मीरी पंडितों के लिए रोएंगे जो आपके भाई बहन हैं, नागरिक हैं। और दूसरी बात, आप अफजल गुरु की चिंता छोड़ दे कि वो मुसलमान है, आप चिंता उन परिवारों की करिए जिन्होंने अपना परिजन खोया है और वो दर्द में क्योंकि वो भारतीय है। हिंदुस्तान बदल रहा है और आगे बदलता रहेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। ओके सुबह खान 10 सेकंड। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा धर्म का मूल मंत्र शांति है। मैं इसको नकारती हूं। धर्म का मूल मंत्र कर्तव्य है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है सदाब चौहान, जब तक भारत के लोगों के अंदर यहाँ के कल्चर को, यहाँ की खूबसूरती दिलों में बसी हुई है, कोई नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं मिटा सकता यहाँ की मोहब्बत को। नरेंद्र मोदी जी बोलिए, अरे आप नहीं बोलेंगे ना, नहीं ऐसे वैसे नहीं है। तालिबान के लिए तालिबान हफीज सईद जी, और यहाँ बोलेंगे नरेंद्र मोदी, आप तो बोलते दंगाई बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी को आप पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को सिर आंखों पर रखती है और चुनाव बार बार जिताती है। आपका अधिकार है विरोध करने का, आप अपना विरोध करते रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो विभागीय कार्रवाई होगी, किसी विभाग का हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर कितना गंभीर है दौसा का जल संकट। दौसा शहर में पेयजल का संकट सालों पुराना है। 6 दिन में एक बार ही शहर के लोगों को पानी मिलता है। दौसा को 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन करीब 35 लाख लीटर ही पानी मिल पा रहा है। वाटर ट्रेन मंगवाने की दौसा के लोगों की काफी वक्त से मांग रही है। ईआरसीपी और इसरदा प्रोजेक्ट में हो रही देरी से भी यहां संकट गहराया हुआ है। दौसा की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या पानी को लेकर वैसे तो लंबे समय से राजनीति होती रही है। दौसा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए ईआरसीपी और इसरदा प्रोजेक्ट का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन इस सपने को पूरा होने में अभी कई साल और लगेंगे और तब तक दौसा की पेयजल समस्या का समाधान होना काफी मुश्किल नजर आता है। सरकार की तरफ से फौरी आश्वासन तो मिला है, लेकिन क्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा, कहना मुश्किल है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, दौसा। इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। प्रयोग ये होता है कि आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हो कि मैं हिंदुओं को मारूंगा। एक बार फिर करौली कांड को लेकर गहलोत सरकार पर हमला हुआ है। इस बार ये सियासी वार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। अपने 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि करौली हिंसा की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली घटना है। इसका स्क्रिप्ट कहीं और लिखा जा रहा है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा कि करौली में सहयोग नहीं, प्रयोग हुआ है। मैं जब कहता हूं कि संजोग ये होता है कि झगड़े हो गए, ये संजोग हुआ किसी कारण से, और प्रयोग ये होता है कि आप छतों पर पूरी तैयारी रखे हो कि मैं हिंदुओं को मारूंगा। संयोग प्रयोग के साथ साथ गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथी सोच को देश की सामाजिक समरसता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। मुसलमान की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड। सियासत के भी अपने अलग रास्ते होते हैं, अपने अलग कायदे होते हैं। आमतौर पर केंद्र में हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताने वाली कांग्रेस राजस्थान में सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता इख्तियार कर रही है। पहले भागवत कथा, अब सुंदर कांड पाठ। इससे पहले भी राजस्थान में कांग्रेस सरकार की ओर से भागवत पाठ कराया गया था। अब हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है, जिसमें देवस्थान विभाग के 500 से ज्यादा मंदिरों में इस पाठ का आयोजन किया गया है। देवस्थान विभाग करा रहा सुंदरकांड पाठ।
करौली कांड को लेकर देश भर में सियासत के निशाने पर रही अशोक गहलोत सरकार का ये कदम विरोधियों को हैरत भरा लग सकता है, लेकिन इसके संकेत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं के नारे से काफी वक्त से देते रहे हैं। तो सीएम गहलोत भी कई बार साफ कह चुके हैं कि क्या हम हिंदू नहीं हैं, और अपने इसी सिद्धांत पर चलते हुए जब देवस्थानम बोर्ड ने हनुमान जयंती के मौके पर शहर शहर सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो एक बार फिर से सियासत हाई हो गई। राज्य में पहली बार देवस्थानम बोर्ड के अधीन प्रत्यक्ष प्रभार के मंदिरों में रामनवमी पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया, लेकिन गहलोत सरकार की ओर से कराए जा रहे सुंदरकांड पाठ पर बीजेपी कई तरीके से सवाल उठा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने कभी सदैव तुष्टीकरण किया, आपने करौली की घटना देख ली, और इसलिए चूंकि बहुसंख्यक समाज जाग चुका है तो कांग्रेस तो वोट की राजनीति करती है, इसलिए बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया है। कांग्रेस आप चाहे पाठ कराए, चाहे चालीसा कराए, चाहे कुछ भी कराए, जनता इनको बख्शने वाली नहीं है। सिर्फ दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। इनके मन मस्तिष्क के अंदर आज भी तुष्टीकरण की राजनीति हावी है, और ये कितने ही इस तरीके के दिखावा के कार्यक्रम कर ले, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हनुमान जी की पूजा अर्चना पाठ होना ये तो शुभ लक्षण है, लेकिन हनुमान जी कभी भी रामद्रोहियों को क्षमा नहीं करते हैं। तो जिस तरह के रामद्रोह को पालने पोसने का काम जिहादी शक्तियों के माध्यम से श्रीमान अशोक गहलोत कर रहे हैं, हनुमान उनसे प्रसन्न नहीं हो सकते। एक तरफ बढ़ता तापमान तो दूसरी ओर राजस्थान में सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी गहलोत सरकार पर जाति और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दल वोटरों को साधने में जुट गए हैं। प्रदेश भर के जो राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक हैं, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपनी नई सोच और नई तैयारियों का मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सावधान, यहाँ अंधा ज़ेब्रा क्रॉस है। जोधपुर की सड़कों पर अजब गजब ज़ेब्रा क्रॉस। जी हाँ, ये शहर है जोधपुर। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर ये शहर न सिर्फ मरुधरा की शान है, बल्कि देसी विदेशी पर्यटकों का पसंदीदा शहर रहा है। खास टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ की व्यवस्था को भी खास चाक चौबंद होना चाहिए। खासकर सड़कें तो वर्ल्ड क्लास होनी ही चाहिए। जोधपुर की सड़कें हैं भी खास, लेकिन कैसी, जरा देखिए। तो ये रोड आगे आके बंद है। समझो पूरे जोधपुर के ये हालात है कि ज़ेब्रा लाइन जहाँ पे समाप्त होती है वहाँ पर आगे एक रेलिंग लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि व्यक्ति पैदल उस रोड को पार करेगा कैसे, इस ज़ेब्रा लाइन का उपयोग क्या है। जी हाँ, ये जोधपुर शहर की सड़कों पर जेडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की इंजीनियरिंग का कमाल है। सड़क क्रॉस करने के बाद आगे से ये सड़क बंद हो जाती है। बड़े शहरों में सड़क के आसपास कई तरह के चिन्ह बनाए जाते हैं। साथ ही सड़क को पैदल पार करने के लिए एक ज़ेब्रा लाइन होती है, जिसका इस्तेमाल कर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या पैदल चलने वाला सुरक्षित सड़क पार कर सकता है। जोधपुर में भी इस नियम का पालन किया गया है, लेकिन अधूरा। वाहन चालकों पर जो व्यक्ति अगर ज़ेब्रा लाइन के ऊपर आता है तो उसको रेड सिग्नल को तोड़ने का नियम लागू होता है, उसको चालान किया जाता है। लेकिन शहर भर की सड़कों पे जहाँ भी देखो यही हालात है कि जहाँ ज़ेब्रा लाइन है वहाँ आगे जाकर एक रेलिंग बंद हो जाती है। जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इसको लेकर वे आगे लिखेंगे और इस व्यवस्था को चेंज करवाएंगे। दरअसल जोधपुर में सर्किल जितने भी हैं उनका री इंजीनियरिंग किया गया था। कुछ सर्किल को बड़ा किया गया है, जो सर्किल के अंदर जो
कंस्ट्रक्शन था उसको छोटा किया गया था लाइट्स के लिए। तो जेब्रा क्रॉसिंग जब लगाई हुई थी तो उसमें वो स्ट्रक्चर अलग था, उसके बाद में स्ट्रक्चर या इंजीनियरिंग में चेंज हो गया, रोड की ज्योमेट्री और डिजाइन में चेंज हो गया। तो उसके बाद में जेब्रा क्रॉसिंग को रीपेंट करवाना था, वो टीएमसी में मुद्दा आ गया था। टीएमसी से अभी आज्ञा भी मिल गई है और जेडीए शीघ्र इस पे काम करवा रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग को आगे जाकर बंद होना सीधे तौर पर दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर किसी ने जेब्रा लाइन के सहारे सड़क पार करने की कोशिश की तो आगे जाकर वो फंस जाएगा और हो सकता है कि हादसे का शिकार बन जाए। अब सोचने वाली बात ये है कि मरुधरा के बड़े शहरों में शुमार जोधपुर में सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने वाले पीडब्ल्यूडी का ध्यान इस ओर अब तक क्यों नहीं गया। अब देखने वाली बात है कि कब जेब्रा लाइन ठीक होगी और कब पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। खतरा नहीं है, खतरा अगर है तो कट्टरपंथी सोच से। गिरिराज सिंह ने कट्टरपंथ पर करारा वार किया और कहा कि ऐसी सोच वाले लोग जिन 15 दिन बाद करौली से हटा कर्फ्यू, आज से नहीं रहेगी कोई पाबंदी, एहतियातन पुलिस जाब्ता रहेगा तैनात। सीकर में बंद कमरे में मिला पति, पत्नी और बच्चे का शव, घटना से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सतीश पूनिया का कांग्रेस पर करारा प्रहार, कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं की जड़ को दिया करार, कहा हर समस्या के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। पाली का पानी का संकट दूर करेगा रेलवे, जोधपुर से वाटर ट्रेन पहुंची पाली, रोजाना 40 लाख लीटर पानी पहुंचेगा पाली। और आज से शुरू हुई बोर्ड की परीक्षा, 8वीं बोर्ड के परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम, 1 मई और 8 मई को भी होंगे एग्जाम। नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू के जसरापुर में 2 बच्चों की मौत हो गई है। बीडीके अस्पताल में बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया। खेतड़ी नगर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है, तो वहीं मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल है। दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। झुंझुनू के जसरापुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 2 बच्चों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। तो झुंझुनू के खेतड़ी नगर इलाके के जसरापुर गांव में हनुमान जयंती के अवसर पर पहाड़ी पर स्थित मंदिर से प्रसाद लेकर लौट रहे 2 बच्चों की मौत के मामले में आज झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में खेतड़ी नगर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास की घटना है, जो बजरंगबली की सवामणि थी पहाड़ी के ऊपर जसरापुर गांव में। वहां से जब वे बच्चे जिम के नीचे साइकिल से आ रहे थे तो सामने से कोई बुलेरो गाड़ी आना बताया है, जो उसके बचाने के लिए इन्होंने साइकिल इनके नीचे गिर गई, जिसके सिर में चोट आने से वह नवीन ख़त्म हो गए। वह जो जयपुर अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट है। इन दोनों लाशों का पोस्टमार्टम बीडीके अस्पताल झुंझुनू में करवा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू के जसरापुर से, जहां पर 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जैसा कि अभी हम बाइट सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी का कहना है कि कोई बुलेरो गाड़ी उस वक्त वहां से गुजर रहा था और उसी दौरान बच्चे जो थे वो साइकिल से आ रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया।
तो वहीं मौत के बाद गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। दोनों बच्चों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। और झुंझुनू से इस वक्त हमारे साथ सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। कृष्ण, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बोलेरो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसी दौरान यह हादसा हुआ है, और क्या कुछ जानकारी हादसे को लेकर? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि कल जसरापुर गांव के अंदर पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान जसरापुर के 3 बच्चे मंदिर में प्रसादी लेने के लिए गए थे। आते वक्त वो तीनों बच्चे एक साइकिल पे सवार थे और बुलेरो गाड़ी को साइड देने के चक्कर में उनकी साइकिल है वो अनियंत्रित हो गई और चट्टान से जा टकराई। इसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे और झुंझुनू ले जाते 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। एक बच्चा गंभीर घायल था जिसको जयपुर रेफर कर दिया गया है। आज बीडी के अस्पताल में 2 बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कृष्ण, जो एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, अभी क्या स्थिति है उसकी, कोई जानकारी से लेकर? अभी उसकी स्थिति है वो नॉर्मल बनी हुई है और जो परिजन है उनसे हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि अभी इसकी स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ है। और अगर जो बात सामने आ रही है कि उस समय जो बच्चे घायल हुए थे तो जसरापुर पीएचसी पे इनको प्राथमिक उपचार नहीं मिला था, जिसके कारण इलाज में इनकी देरी हुई है और उसी से उस बच्चे की हालत है वो ज्यादा गंभीर बनी। कृष्ण, आपने बताया कि इलाज में देरी हुई है, बड़ी लापरवाही है ये, आखिर इलाज में देरी हुई क्यों? जी, बच्चे घायल होने के बाद इनको जसरापुर की पीएचसी पर ले जाया गया जहां पर डॉक्टर नहीं मिला था और जिसके कारण इनको झुंझुनू रेफर करना पड़ा। और जो है झुंझुनू रेफर करने पर जो इलाज में है वो इनको झुंझुनू पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा और बीच रास्ते में ही है वो 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। और अगर इनको समय पे इलाज मिल जाता बिल्कुल तो कृष्ण, अगर समय पर इलाज मिल पाता तो शायद ये बच्चे आज हम सभी के बीच मौजूद होते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे अगली खबर का। करौली शहर में 2 अप्रैल को शोभा यात्रा पर पथराव के बाद आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर लागू किया गया कर्फ्यू 15 दिन बाद आज खत्म हो गया। प्रशासन की ओर से आज सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसके बाद नए आदेश जारी नहीं किए गए। आज सुबह 7 बजे के बाद कर्फ्यू खत्म होने से आमजन को राहत मिली है। वहीं शहर की व्यावसायिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से संचालित होने लगी हैं। लोगों का कहना है कि शहर में जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हुआ और शांति बनी हुई है, जिसके मद्देनजर प्रशासन की ओर से कर्फ्यू खत्म करने का निर्णय सराहनीय है। हालांकि शहर में अभी पुलिस बल की तैनाती रहेगी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा शांति व्यवस्था पर नजर बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को शादियों का सीजन है, उनको सामान वगैरह खरीदने की जो गवर्नमेंट ने छूट दी है, जिला कलेक्टर ने भी छूट दी है, उससे लोगों को खरीदारी में आसान है। आमजन को काफ़ी सुविधा मिल रही है। मार्केट खुलने जरूरत की जितनी भी सामान की दुकान है वो सारी आसानी से खुल रही है। लोगों में भय का माहौल समाप्त हुआ है। उधर प्रदेश में घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी का एक्शन जारी है। एसीबी के आंकड़ों के अनुसार इस साल की शुरुआती 90 दिनों में एसीबी ने 107 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए, जिसमें 103 घूसखोरों को ट्रैप किया। इसके अलावा आय से ज्यादा संपत्ति के 4 प्रकरण दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पहले 90 दिनों में साल 2021 में 102 ट्रैप किए गए और आय से अधिक संपत्ति के 2 मुकदमे दर्ज किए गए। बात यदि भ्रष्टाचार के केसों में चालान पेश करने की हो तो भी इस साल एसीबी आगे रही। एसीबी राजस्थान ने 31 मार्च 2022 तक 121 प्रकरणों में नतीजा कोर्ट में पेश कर निपटा दिया। इसमें 15 मुकदमों में एफआईआर लगा दी गई। वहीं 106 मामलों में घूसखोरों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर मौसम विभाग के कार्मिकों की क्रमिक भूख हड़ताल। मौसम विभाग के बी और सी ग्रेड के कार्मिक आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से प्रमोशन नहीं मिलने से कार्मिकों में नाराजगी है और जिसको लेकर ये आंदोलन की जा रही है। जॉइंट फोरम मंच के बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है। 21 मार्च से सभी यूनियनें मिलकर के देश भर के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ वहीं भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गुरधा डांग गांव में एक ही परिवार के कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। इन सभी को बयाना कस्बे के राजकीय रेफरल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भी उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग शनिवार की रात खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए थे। इन लोगों का पेट दर्द होने लगा था, साथ ही इन्हें उल्टी और दस्त भी हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के लोगों का कहना है कि ये लोग कुएं का पानी पी रहे थे। हो सकता है कुएं का पानी ही दूषित हो गया हो और उसी की वजह से ये बीमार पड़े हों। हमारे करीब 1 दर्जन सदस्य हैं। उनको अकस्मात तबीयत खराब हुई है, उल्टी दस्त की शिकायत है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये उसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। पूरे सबकी तबीयत एकदम खराब हो चुकी है। और खबर सीकर से है, जहां पर कमरे में पति पत्नी और बच्चे के शव मिले हैं। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। नीमका थाना इलाके के गावंडी की यह घटना है। महिला और बेटे के शव चारपाई पर मिले हैं, जबकि पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव गावड़ी में, जो थाना सदर नीमका थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ 3 लोग हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। आदि इतला पर मैं पहुँचा और घटना को ताज पाया गया, जिसमें मृतक संपत उम्र करीब 28-29 साल और इसकी पत्नी पूजा उम्र करीब 24-25 साल और उनका एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी। वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ये हमें तो ये ऐसे ही मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुसाइडल का लगा। उधर राजसमंद के नाथद्वारा में वाहन चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार उन्होंने लिंक रोड स्थित कॉम्प्लेक्स के बाहर से एक बाइक उड़ा ली। खास बात यह है कि बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक चोर ने किस तरह से कुछ ही सेकंड में हैंडल लॉक तोड़कर उड़ा लिया। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से चोर यहां पर पहुंचता है और बाइक का हैंडल तोड़कर बाइक लेकर फरार हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से चोर यहां पर पहुंचता है। बाइक यहां पर रोड पर खड़ी रहती है और यहां पर ये देखिए चोर बाइक का हैंडल जो है उसे तोड़ रहा है और तोड़ने के बाद आसानी से बाइक लेता है और मौके से फरार हो जाता है। तो सीसीटीवी में चोर की ये करतूत रिकॉर्ड हो गई है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। चोर की तलाश लगातार जारी है। खबर भरतपुर से। भरतपुर के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव दयावली में एक ही परिवार के 2 भाइयों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदबई CHC पर पहुंचाया। मामले में मृतक के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ उसके बेटे की गोली मारकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने नदबई CHC पर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस द्वारा टीम गठित कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। सिंह निवासी दयावली ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। भूप सिंह व उनके पुत्र व नातियों ने
मेरे बेटे प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी है। डेड बॉडी CSC नदवई पर रखी गई है। बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। और कर लेते हैं अगली खबर का। बीजेपी ने कांग्रेस को देश की सभी समस्याओं का जड़ करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि देश में आतंकवाद, अराजकता, महंगाई, कश्मीर समस्या से लेकर विभाजन तक के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी लंबे समय से राजस्थान में सत्ता में है। कोई भी ज्यादा दिन कुर्सी पर नहीं रहता। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी के भीतर और बाहर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए पार्टी के भीतर चल रही कलह को दबाने के लिए वो रोजाना बीजेपी को आड़े हाथ लेते हैं। आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना। लगातार मैं उनको सुनता आ रहा हूं। जिस तरीके की बौखलाहट, निराशा और जिस भाषा में वो आशंका व्यक्त करते हैं देश के प्रति, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि उनको 55 वर्षों का अवसर राजस्थान में और देश में मिला था। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। भूल जाते हैं वो आपातकाल का जनक कौन है, सिखों के नरसंहार का दोषी कौन है, कश्मीर का दोषी कौन है, भारत के विभाजन का दोषी कौन है। ये तमाम बातें हैं जिससे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। और देश की जनता ने इसलिए उनको नीतियों से, व्यवहार से नकार दिया और इसलिए उनकी गुड मॉर्निंग होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, RSS, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की और इसलिए वो आशंकित हैं बार बार इस चीज से। दूसरे, उनको असुरक्षा दिखती है उनके चेहरे पर भाव भाव से कि उनको पहली बार कोई चुनौती पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर मिली है। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है और मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल होगा नहीं। उधर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में हिट एंड रन के पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टर से घायलों के सेहत की भी जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को और भी कई योजनाओं का लाभ दिलाने का भी आश्वासन दिया। कोटा में हादसा हुआ कि कार के द्वारा जो है एक मोगिया जाति के लोगों को जो है कुचल दिया गया। उसमें एक की तो डेथ हो गई और दूसरी जो उसकी वाइफ है वो जो है अभी अस्पताल में भर्ती है और कोमा में है, वेंटिलेटर पे भी चल रही है। लेकिन उसके 6 बच्चे हैं, लेकिन दादी जिंदा है। तो दादी को आज हमने एक सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है 1 लाख रुपए का चेक भी दिया है और 6 बच्चे जो हैं उनके पालनहार के हिसाब से और विधवा को पेंशन के हिसाब से उनको 5,500 रुपए की मदद भी मिल जाएगी। अलवर में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पानी की सप्लाई नहीं होने से नाराज वार्ड 24 के बीजेपी पार्षद सुमन चौधरी पानी की टंकी पर चढ़ गईं। उन्होंने पानी की किल्लत से परेशान लोगों की समस्या के समाधान की मांग की। बता दें कि मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में पिछले 3 महीने से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। पानी की सप्लाई के लिए पहले भी लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया था। तब जलदाय विभाग ने शहर में 48 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो अलवर में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और इस समस्या का समाधान न होते देख महिलाओं ने जाम लगाना शुरू कर दिया है। आज भी वार्ड नंबर 28 शाहजी का बास के स्थानीय महिलाओं ने मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इस जाम की वजह से मौके पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हमारे 4 बाल्टी पानी आ रहा है और जच्चा हमारी पिसाई मर रही है। पानी दली और हाथबा को पानी ना है। कितने दिन से आज 15 दिन हो गया आज और 4 बाल्टी पानी आया। 4 बाल्टी मकाई कर लेंगे हमें। तो आप वाटर बक्स में गए थे क्या? वाटर बक्स में भी हुआ है, सारी जगह हुआ है।
हमको देकर छुप जावेगा वो खोल बाड़ो। यहाँ पानी की समस्या के लिए जाम लगाया है। विगत 2 वर्ष से लगातार अधिकारी झूठे आश्वासन दे रहे हैं। अब रात को उन्होंने कहा था कि हमने टंकी को भर दिया है, 8 घंटे टंकी भरा है और आप लोगों के पेयजल की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन 8 घंटे टंकी भरने के बावजूद भी जब 8 बजे सप्लाई चालू हुई, 8 बजे इन्होंने सप्लाई वाल खोला और 8:06 पर पानी खत्म। 8 घंटे का पानी कहाँ गया? तो उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही राजसमंद जिले के कुआरियां तहसील में पेयजल संकट गहराने लगा है। कस्बे के गोवलिया और देवली गांव में लोग टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गोवलिया के लोगों ने बताया कि 20 दिनों से नल से 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। ग्रामीणों ने जल्द ही पंचायत प्रशासन से पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करवाने की मांग की है। गोवलिया गांव में 15-20 दिन से तो बिल्कुल नल की व्यवस्था भी नहीं है। पानी पीने का, नहाने धोने का, सब की समस्या बहुत जोरदार है गाँव गोवलिया में। 20-25 घरों में बिल्कुल नहीं आता है। सौर ऊर्जा और गांव के बगल में लगा हुआ है। गांव के पास में तो सौर ऊर्जा का कोई सुना ही नहीं है और वो खराब पड़ी है 5-4 साल से। सौर ऊर्जा भी बंद है, उसकी भी कार्रवाई किया जाए। पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। अपना खुद से का टैंकर से पानी मंगा के पी रहे हैं। खुद का टैंकर से मंगा के पी रहे हैं पानी। और खबर पाली से है। पाली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है। जोधपुर से वाटर ट्रेन पाली पहुंची है। 40 वैगन की ट्रेन पाली पहुंच चुकी है। तो पाली का पानी संकट दूर होने वाला है और रेलवे पाली का जो पानी संकट है उसे दूर कर रहा है। प्रतिदिन 40 लाख लीटर पेयजल पाली पहुंचाया जाएगा। आज पाली 20 लाख लीटर पानी पहुंचाया गया है। रोज 2 फेरे ये वाटर ट्रेन लगाएगी। तो पाली का जो पानी संकट था वो अब दूर होने वाला है। तो पाली के लोगों के लिए ये राहत की खबर है, अच्छी खबर है। जिस तरीके से पाली में लगातार पानी का संकट बना हुआ था, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर से वाटर ट्रेन पाली पहुंच चुकी है। 40 वैगन की ट्रेन इस वक्त पाली पहुंच चुकी है। तो प्रतिदिन आपको बता दें 40 लाख लीटर पेयजल पाली पहुंचाया जाएगा। आज 20 लाख लीटर पानी पाली पहुंच चुका है। रोज ये ट्रेन जो है जो पानी लेकर पाली पहुंचेगी, 2 फेरे लगाएगी और 40 लाख लीटर पानी पाली पहुंचाया जाएगा। और खबर सिरोही से है। सिरोही में एक पागल बंदर ने लोगों पर हमला कर दिया। बंदर के इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। घटना रेवदर के पास जीरावल कस्बे की है। इस घटना की खबर मिलते ही सिरोही वन विभाग की टीम को रेस्क्यू के लिए जीरावल भेजा गया। रेस्क्यू टीम ने नाका स्टाफ और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद बंदर को ट्रैंकुलाइज कर काबू कर लिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पागल बंदर ने जमकर आतंक मचाया है। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि इस बंदर ने घायल भी कर दिया है और फिलहाल राहत की खबर यह है कि बंदर को ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। उधर उदयपुर के हवाला के पास कटारा गांव में एक गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग के लोगों ने यहां आकर हाइड्रोलिक क्रेन और फुल बॉडी हार्नेस की सहायता से गाय को कुएं से बाहर निकाला। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर से ये तस्वीरें हैं जहां पर एक गाय कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मशक्कत के बाद गाय को कुएं से बाहर निकाला गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीट पेपर लीक को लेकर राजस्थान में खूब हाय तौबा हुई, जिसके बाद गहलोत सरकार भी एक्शन में आई और सख्त नकल विरोधी कानून ले आई। अब जुलाई में एक बार फिर प्रदेश में रीट परीक्षा की तैयारी जोरों पर है, लेकिन परीक्षा से पहले फिर से परीक्षा पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रीट परीक्षा पर अग्नि परीक्षा। जुलाई में रीट परीक्षा की तैयारी। सरकार तैयार,
सियासत शुरू। परीक्षा से पहले परीक्षा पर पॉलिटिक्स। रीट परीक्षा होगी तो शिक्षकों की कमी दूर होगी। परीक्षा को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारी भी पूरी है। नकल गिरोह पर नकेल के लिए सरकार नकल विरोधी कानून भी ले आई। मतलब अब की बार रीट परीक्षा में कोई चीट नहीं कर पाएगा। पारदर्शी परीक्षा के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जुलाई में रीट 2022 की परीक्षा होगी। परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। RBSE परीक्षा का आयोजन कराएगा। आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई 2022